जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बीटा पैरामीटर, इवेल्युएशन ऑफ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम कैसे इवेल्युएट करें जिसका नाम बीटा पैरामीटर है। बेटे, बीटा पैरामीटर करने से पहले हमने आपको एक लेक्चर किया जिसमें ये बताने की कोशिश की कि बीटा पैरामीटर जो या बीटा है ये बेसिकली किसके इक्वल था। तो आपने देखा था इसके पहले वाले लेक्चर में डेल अपान डेल ई लॉग ओमेगा ई, यानी कि आपको मैं यहां बता दूं, आपने इस वाले स्टेप को देखा था लॉग ओमेगा ओमेगा ई, और आपने बोला कि ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट बीटा के इक्वल है। यही कांस्टेंट किसके इक्वल है? बीटा के इक्वल है, और बीटा इज द फंक्शन ऑफ एनर्जी है। और यहीं से बीटा का रिलेशन आया। फिर आपने कहा कि एक्सपेरिमेंटल के तौर पर बीटा जो है वो केबीटी के इक्वल है। आपने यहाँ की यूनिट चेक की तो जूल इनवर्स आया, यहाँ की यूनिट चेक की तो आपने देखा जूल इनवर्स आया। डायमेंशनली एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो ये प्रूव हो गया कि ये फंक्शन बीटा के इक्वल है, जिसको आपने बीटा पैरामीटर बोल दिया। तो एग्जैक्टली फिर हमने कहा आपको कि ये क्या है, इसकी प्रूफ कैसे होगी और इसके ताप में कैसे जाएं। इसके लिए हमने आपसे हमने कहा कि मैं सेकंड लेक्चर करूंगा। तो इस लेक्चर में बेसिकली ये वही लेक्चर है। तो बेसिकली इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ कि बीटा पैरामीटर से रिलेटेड कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं बेटे, चैप्टर नंबर 3 अगर आपका प्रिपेयर है और थोड़ा बहुत उसमें आपको मालूम है कि माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जैसे उसमें हम 2-3 डाइस को या उछालते थे, या गेंद को, बॉल को किसी सेल में रखते थे, तो वो वाला पूरा जो सिस्टम है ना, डिस्टिंग्विश क्या है, इनडिस्टिंग्विश क्या है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनती थी, क्या क्या कंडीशन बनते थे, अगर वो सब पूरा आपको पता है तब तो इसमें आप समझ पाएंगे। या मैं ऐसा कह दूं कि बीटा पैरामीटर उस चैप्टर से कुछ न कुछ, चैप्टर नंबर 3 से कुछ न कुछ उसका रिलेशन है, उसका कुछ न कुछ रिलेशन है। तो आपको ये पढ़ने के लिए वहां पर मेरा फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर लेक्चर नंबर जो 17 है चैप्टर नंबर 3 में, उसको आपको देखना पड़ेगा। वहां अगर देख लेते हो तो ये डेरिवेशन आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फिर अब आ जाते हैं अब अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर दैट द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू। कह रहा है कि सपोज कर लेते हैं कि डी क्यू जो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है वो मानते हैं, और उससे हम डी क्यू हीट को किसी गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम की गैस में उस डी क्यू हीट को ऐड कर देते हैं। तो कह रहा है कि एडेड टू अ गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। याद रखना बेटे, कुछ वर्ड यहां पर हमने लिखा कांस्टेंट वॉल्यूम, अभी इसका हम बताएंगे कि इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। सो दैट द सम ऑफ द मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम सेल ऑफ अ लोअर एनर्जी टू सेल ऑफ हायर एनर्जी। कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई एक सिस्टम है, ध्यान से देखना बेटे, ये सिस्टम है, और इस सिस्टम में मैंने क्या किया कि इस सिस्टम को हमने बहुत सारे छोटे छोटे सेल में डिवाइड कर दिया, बहुत सारे। याद रखना, आपने पढ़ लिया है चैप्टर नंबर 3, तो उसमें कहा गया है कि हर एक सेल का वॉल्यूम सेम होता है जो स्मॉल h है। तो मेरा भले ही छोटा बड़ा हो गया हो, लेकिन आप ये मानकर चलेंगे कि हर एक सेल का जो वॉल्यूम है वो सेम है। तो हमने ये मान लिया कि हर एक सेल का जो वॉल्यूम सेम है, वो वॉल्यूम हम यहां पर मानकर चलते हैं कि डीवी है एक सेल का वॉल्यूम, और ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है, ये सेल नंबर 3 है, ये सेल नंबर 4 है, सेल नंबर 4 है, ऐसे डॉट 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 करके ये सेल नंबर क्या है, सेल आयत है, ये आई टर्म आयत है, और ये सेल नंबर क्या है, लास्ट वाला n है। ऐसे बहुत सारे, और इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो dn1 है, इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो dn2 है, इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है dn3 है। ऐसे मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो dni है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो कितना है, dn है। ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ऐसे सेल हैं जिनका सेल नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये सब हमने मान लिया। तो कह रहा है किसी एक सेल में जिसमें कुछ भी मॉलिक्यूल हो, उस सेल को हमने डी क्यू एनर्जी क्या कर दिया, ऐड कर दिया उस सेल। हाँ, ऐड करने से पहले
तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में होगा तो सबका टेम्परेचर, वॉल्यूम और एनर्जी, ये सब नंबर ऑफ ये सब क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये सब क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर डी क्यू एनर्जी किसी सेल में ऐड कर दी, डी क्यू एनर्जी ऐड कर दी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये हो गया बेटा, ये भी मैं आपको बता ही दूं कि कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि अगर इस वाले सेल का वॉल्यूम v है, इस वाले सेल का वॉल्यूम भी v होगा, यानी कि v1 की वैल्यू भी v होगा और v2 की वैल्यू भी v होगा। यानी हम चेंज इन वॉल्यूम निकालें, v2 माइनस v1 निकालें, यानी कि v माइनस v करें तो 0 आए। तो जब कभी भी हम एक सेल का दूसरे सेल के वॉल्यूम में से माइनस करें और उसका वॉल्यूम 0 आ जाए, तो हम ये बोलते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम 0 आने की वजह से इसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, हर एक सेल का वॉल्यूम सेम है। तो कह रहा है कि जब इसमें कोई गैस का पार्टिकल है और इस गैस के पार्टिकल को डी क्यू एनर्जी आपने ऐड कर दिया, तो इसकी एनर्जी बेटे हाई हो गई, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर आ गया, अब हाई हो गया डी क्यू एनर्जी आने की वजह से। तो अब यहाँ के गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो यही हमने आपको बताया कि कांस्टेंट वॉल्यूम सो दैट द सम ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम सेल ऑफ द लोअर एनर्जी ऑफ टू सेल ऑफ द हायर एनर्जी। कह रहा है कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और हम ये भी मान लेते हैं कि सेल नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में ऐसे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो dn1 है, dn1, dn2, dn3, dn4 डॉट 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 dni और nth वाले सेल का dn होगा। वही मैंने यहाँ लिख भी दिया कि let dn1, dn2, dn3 etc be the change in the number of the molecule in the cell first, cell second, cell third etc respectively according to the thermodynamics, the increase in the internal energy at a constant volume। हाँ, एक चीज और बता दूं आपको, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बेटे हमने यहाँ पर डी क्यू एनर्जी ऐड किया, सबका वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पर ये बात आपको समझना होगा कि चेंज इन वॉल्यूम बेटे 0 है और हमने इस सेल में डी क्यू एनर्जी ऐड किया, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस क्या हो जाता है पी डी वी, या डब्ल्यू होता है, क्या होता है, डब्ल्यू होता है, और डी क्यू इज इक्वल टू आप डी यू और प्लस पी डी वी आप लगाएंगे, या इसी को आप डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू और प्लस पी डेल वी। आप बहुत शार्ट चेंज के लिए, बहुत कम चेंज के लिए आप देख रहे हैं ये सब चीजें। तो आपने कहा कि हर एक सेल का वॉल्यूम कांस्टेंट है और कांस्टेंट का मतलब इट विल गिव 0। और आप क्या देखेंगे कि डेल यू, डेल क्यू, जो डेल क्यू है वो डेल यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल यू हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि आपने क्या देखने की कोशिश की, आपने चेंज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी देखने की कोशिश की। क्या देखने की कोशिश की आपने, चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखने की कोशिश की, इंटरनल एनर्जी देखने की कोशिश की आपने, एनर्जी देखने की कोशिश की। और जब आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे तो आपका डेल यू डेल क्यू के इक्वल हो जाएगा। और डेल यू इक्वल टू क्या मिलेगा आपको बेटा, इंटरनल एनर्जी के देखने की कोशिश करेंगे आप तो कि ये डेल क्यू जो कि हीट है, ये क्या है, हीट है, और ये जो हमारा है डेल यू ना, ये अब हमारा क्या बन जाएगा, एनर्जी ऑफ सिस्टम बन जाएगा। और इसे हम ई से रिप्रेजेंट कर दें तो इसके इक्वल टू हम लिख पाएंगे डी क्यू, क्या लिख पाएंगे, डी क्यू। और अगर मैं एंट्रोपी देखूं तो एंट्रोपी क्या होता है बेटे, तो एंट्रोपी जो होता है वो होता है डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, और डीएस इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपान टी होता है। एंट्रोपी ध्यान से देख लेना फार्मूला बेटे, डीएस इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी होता है, और डी क्यू इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी डी एस हो जाएगा। और अब आप यहाँ पर डी इज इक्वल टू डी क्यू की जगह पर, जिसको आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी कर लिया, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अब उसके इक्वल टू डी क्यू हो गया, और डी क्यू को आपने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, तो आप क्या पाएंगे कि ये जो आपका डी ई है वो टी डी एस के इक्वल हो गया है, टी डी एस की क्या हो गया है बेटे, इक्वल हो गया है। तो इतनी सारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उन सब चीजों को मैंने छुपा के, या कह सकते हैं कि आपको एक्सप्लेन कर दिया। बस मैंने शॉर्ट में सिर्फ ये लिख लिया है कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू डी इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस,
यही वाला इक्वेशन मैंने आपको डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दिया है, आप ये देख लें। और हमने आपको बता दिया कि ये इक्वेशन जो हमने लिखा है वो आया कहाँ से, तो वो इस तरीके से सॉल्व होकर आता है बेटे। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटे जिसके एक एक वर्ड में आप चाहें तो 2-2 4-4 पेज एक्सप्लेन कर सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। अच्छा, हम थोड़ा सा इससे भी अवॉइड करते हैं कि जितना जरूरत हो उतना ही बताइए, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी होने लगता है, तो फिर लोगों का जो देखने का होता है ना, वो सोचते हैं कि टॉपिक ये था, यहाँ पर चले गए, यहाँ पर चले गए, तो वो थोड़ा लेंथी होने की वजह से बोरिंग भी होने लगता है। तो जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड ही हम बात कर रहे हैं कि कैसे आपका ये इक्वेशन मिलता है और हाउ टू कैलकुलेट ऑफ द लास्ट पॉइंट विच इज रिलेटेड टू दिस इक्वेशन। ये हो गया बेटे आपका, ठीक है बेटे, यहां से ये हो गया। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको मालूम ही हो गया कि यहाँ पर इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम के पीछे की फिजिक्स क्या है, कि आपका वर्क जीरो हो गया बेटे। कांस्टेंट क्या है, W इक्वल टू क्या होता है, PdV होता है, PdV होता है, और चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगी क्योंकि हर एक सेल का वॉल्यूम सेम है, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होने की वजह से तो P तो है, लेकिन ये वॉल्यूम जीरो होने की वजह से वर्क डन जीरो हो गया। तो आपने देख ही लिया कि टोटल सप्लाइड हीट जो आपने यहाँ पर हीट ऐड किया है, ये हीट जब इस सेल के मॉलिक्यूल को मिलेगा तो इस सेल के का मॉलिक्यूल क्या करेगा, वर्क तो करेगा नहीं, क्योंकि इसका वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, तो इंटरनल एनर्जी में इसका पूरा का पूरा गिवन हीट क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज करने में इन्वेस्ट हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी को पूरा का पूरा हीट ये जो मिलेगा पूरा हीट, वो इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो किसी भी सेल में जो डी क्यू एनर्जी आप ऐड करेंगे वो डी क्यू एनर्जी क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वॉल्यूम इसका कांस्टेंट हो गया है। तो पूरी की पूरी एनर्जी कहां पर इन्वेस्ट हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में इन्वेस्ट हो जाएगा, जो कि इस तरीके से ये इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटे, इसको मिटाकर आगे बढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर जो हमारा 3 है उसमें हमने चैप्टर नंबर 3 और उससे पहले भी हमने चैप्टर नंबर 3 में एक चीज और करवाया है, आपको 2 कांस्टेंट बताए हैं। कांस्टेंट क्या होता है ये भी आपको बता दें। कांस्टेंट होते क्या है बेटे, कांस्टेंट का मतलब होता है ना, आपको बता दें, रुकावट, बाधा, बाधित मोशन, एक ऐसा मोशन जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड हो उसमें। जैसे अगर मैं आपको बहुत इजी वे में बता दूं, आप खुले आसमान में खड़े हो जाइए और चिड़िए का जो भी कोई भी बर्ड हो उसके मोशन को ऑब्जर्व करें और आप उसको गाइड करें कि आप नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, अप, डाउन किसी डायरेक्शन में जाइए, तो वो किसी भी डायरेक्शन में अगर जाता है तो बहुत एक लंबी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है विदाउट एनी, कह सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी रिस्ट्रक्शन, किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बगैर वो जा सकता है, और उसके इस मोशन को हम फ्री मोशन कहते हैं। लेकिन उसी बर्ड को आप पकड़ कर लेकर आइए और अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करके उसको छोड़ दीजिए, और आप अब छोड़ दिए हैं, अब तो उसको पकड़े नहीं हैं, अब आप उसको उड़ने के लिए बाधित अगर करते हैं या खुद वो उड़ता है, तो अब उसके मोशन को आप ऑब्जर्व करिए। अब क्या हो गया कि उस जो बर्ड है जिसको आप कमरे में छोड़े हैं उसके मोशन को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अगर 20 बाई 20 का कमरा है तो 20 फीट आप नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप काउंट करेंगे तो उस डायरेक्शन में वो उड़ सकता है, या 10 बाई 10 का कमरा है तो उसी में जा सकता है। अभी भी वही बर्ड है जो फ्री स्पेस में जा उड़ रहा था, अभी भी वही बर्ड है जो कमरे में है। इसका ये मतलब हुआ कि जब वो फ्री स्पेस में उड़ रहा था तो उसके मोशन पर हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे थे, वो फ्रीली उड़ रहा था। लेकिन हम वही बर्ड लेकर आए और किसी रिस्ट्रिक्शन के अंदर उसको ऑब्जर्व करें तो हम उसको बोलते हैं कि इस पर हमने क्या लगा दिया, कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया। तो याद रखना बेटे, अब कमरे के अंदर जो बर्ड का मोशन है वो एक कॉन्स्ट्रेंट मोशन है। कैसा मोशन है बेटे, कॉन्स्ट्रेंट मोशन है। हालांकि हमने यहाँ मोशन वर्ड जोड़ दिया बस आपको समझने के लिए कि कांस्टेंट। तो ऐसे हमारी जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, इस स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में
जो हम सेल, फेज स्पेस, फेज सेल ये सब डिवाइड किए ना, इसमें दो कॉन्स्टेंट होते हैं, दो रिस्ट्रिक्शन होते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब रिस्ट्रिक्शन होते हैं, दो रिस्ट्रिक्शन होते हैं बेटे, आपको बता दें। इसी रिस्ट्रिक्शन को और एक एग्जाम्पल से भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारी जो माताएं बहनें हैं, आफ्टर मैरिज या मैरिज भी नहीं हुआ रहता, या साधु या पंडित या किसी को हम देखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि माला लिए रहते हैं, और वो माला किसी एक डोरी में पिरोया गया होता है। अगर आप उसमें किसी मोती का मोशन कराएं तो वो मोशन हो तो रहा है, लेकिन वो जिस भी धागे में, जिस भी कह सकते हैं उसमें वो गूंथा गया है, उसी के अंदर ही मोशन हो रहा है। ऐसे मोशन को हम रिस्ट्रिक्टेड मोशन बोलते हैं। ऐसे मोशन तो हो रहा है, लेकिन उस धागे से बाहर नहीं निकल कर जा सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन मोशन है। यही है रिस्ट्रिक्शन, यही है कॉन्स्ट्रेंट। ऐसे मोशन को ही हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट मोशन। आपको घूमने के लिए कह दिया जाए, लेकिन बता दिया जाए कि आप घूमिए तो, लेकिन इसी हॉल के अंदर ही घूमना है, आपका ये मोशन क्या है? एक रिस्ट्रिक्शन मोशन है, रिस्ट्रिक्टेड मोशन है। इसी को बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट, कि आपको घूमने या किसी भी काम करने के लिए छोड़ तो दिया जाए, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं, वो शर्त लगा दिया गया। तो ऐसे जब मेरे पास कोई फेज स्पेस है और मैंने उस फेज स्पेस को बहुत सारे नंबर ऑफ फेज सेल में डिवाइड किया, तो उस फेज सेल में हमें दो कांस्टेंट मालूम होना चाहिए। पहला मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई क्या है, एक फेज स्पेस है, और इस फेज स्पेस को इक्वल वॉल्यूम के बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल में हमने डिवाइड कर लिया। ये क्या है? आउटर बॉडी को, ये मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे पास फेज स्पेस है बेटे, और ये मेरे पास क्या है? ये फेज सेल है। क्या है ये बेटे? मेरे पास फेज सेल है। ये फेज सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4 डॉट 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 ऐसे सेल नंबर n। अगर इन सब में n1 मान लो n1 है, इसमें n2 है, इसमें n3 है, और ऐसे किसी में ni है, और ये मान लो n है, और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n1 है, और मान लेते हैं इसकी एनर्जी DE1 है, या इसकी एनर्जी DE2 है, इसकी एनर्जी DE3 है, इसकी एनर्जी DE3 है, ऐसे डॉट 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 करके इसकी एनर्जी हम कहें तो DEI है, और इसकी एनर्जी DE है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैं अगर कहूं कि इस पूरे फेज स्पेस के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो आप तुरंत क्या करोगे कि इस सेल के अंदर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इस सेल के अंदर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इस सेल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इस सेल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे डॉट 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 etc, ऐसे आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे डॉट 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 और nn, और फिर आप क्या करोगे कि बोलोगे कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दिस फेज सेल क्या है? ये कांस्टेंट है। क्या बोलोगे आप? कांस्टेंट है। ये पहला कांस्टेंट है किसी फेज स्पेस के ऊपर जब हम लगा रहे हैं। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या है? दिस इज द कांस्टेंट नंबर, दिस इज द कांस्टेंट नंबर, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द फर्स्ट फेज सेल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सेकंड फेज सेल n2 है। ऐसे आप इस नंबर का डिफरेंशिएशन करोगे बेटे ना, तो नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब आप डेल n इज इक्वल टू डेल n1, डेल n2, डेल n3 और डेल n4 डॉट 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 और डेल ni प्लस डॉट डॉट डॉट, जो भी आएगा डेल n वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट कांस्टेंट है। ठीक है बेटे। दूसरी चीज क्या है? और जो सेकंड कांस्टेंट है बेटा वो क्या है कि मान लेते हैं कि इस वाली सेल में n1 नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, और इसकी जो एनर्जी है वो DE1 है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, या हम कह दें कि इसकी एनर्जी E1 है, बस ऐसे लो, N1 E1 और N2 E2 N3 E3 डॉट 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 ऐसे है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आप यहां से देखें जरा कि इसमें N1 पार्टिकल और एक पार्टिकल की एनर्जी E1, D हटा देते हैं, एक पार्टिकल की एनर्जी E1, तो एक पार्टिकल की एनर्जी E1 और N1 पार्टिकल है, तो एनर्जी इस वाली सेल की कितनी हो गई? इस वाली सेल की एनर्जी N1 E1, इस वाले में N2 पार्टिकल, कितने में? इसमें N2 पार्टिकल, इसमें N2 पार्टिकल, और एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी है? E2।
तो कितना हो जाएगा N2E2। ऐसे इस वाले में N3 पार्टिकल, एक पार्टिकल की एनर्जी N3, तो N3E3 डॉट डॉट डॉट, और पूरी एनर्जी उसकी कांस्टेंट है। अगर हम इस सेकंड कांस्टेंट को भी हम डिफरेंशिएट करें तो डेल E इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, ये एक नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द फर्स्ट सेल है, और आप यहां पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा आपको क्या मिलने वाला है, नंबर N1 और डेल E1 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये सेकंड कांस्टेंट है। लेकिन मैंने आपको जो कांस्टेंट बताया, यूज इस जो लेक्चर में है वो इसी का ज़्यादा यूज है, इसी का ज़्यादा यूज है। इसलिए मैं चाहता तो वहां पर डायरेक्ट मैं लिख देता कि फ्रॉम द कांस्टेंट फर्स्ट कांस्टेंट, और इसके इक्वल टू 0 मैं यहाँ चाहता तो लिख देता। लेकिन मैं आपको इसलिए बता दिया कि थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा और आपको प्रॉपर वे में बना रहेगा कि ये कांस्टेंट हमने पढ़ा था, और पढ़ने के बाद आप एक बार पेज भी पलटेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज है। तो आपको आई थिंक हम जितनी भी टर्म यूज करने वाले हैं इस डेरिवेशन में वो सारा हमने बता दिया। अब हम लोग अपनी डेरिवेशन पर काम करना स्टार्ट करेंगे। और बेटे कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए, साथ में ऐसा ना हो कि आप लेक्चर देखें और देखने के बाद छोड़ दें और आप बोले कि हमें याद हो गया, वो सब भूल जाता है। और आप जब कॉपी पेन के साथ बैठते हैं तो वो प्रॉपर याद रहता है। और आपको एक कह सकते हैं कि दोबारा एक लेक्चर को देखने में जो 1 घंटा टाइम है, जब आप पेपर पेन लेकर बैठे हुए हैं कॉपी पेन के साथ और कर रहे हैं, तो दोबारा वो 1 घंटा लेक्चर देखने का जो टाइम है वो नहीं लगने वाला है। जब आप कॉपी में किसी चीज़ को लिख देते हैं ना, तो 5 मिनट में ही उस सरसरी निगाह से उसको पता चल जाता है कि आपने कॉपी में पेपर में क्या क्या लिख रखा है उस लेक्चर से, उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है बेटे, तो आप लेक्चर देखकर ही मत काम बनाइए, आप उसको लिखते भी रहिए। ठीक है बेटे, तो यहां पर हमने इतनी बातें कर ली। एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी देख लिया हमने, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा ये हमें देखना है। तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी, और सिस्टम भी बना लेते हैं हम यहाँ पर। सिस्टम एक छोटा सा बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक सिस्टम है जिसकी टोटल एनर्जी तो E है, लेकिन ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ सेल हैं और सबका वॉल्यूम कांस्टेंट है। बेटे सबका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। इसमें N1 पार्टिकल, N2 पार्टिकल, N3 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर मान लेते हैं Ni पार्टिकल हो गया है। तो ये हो जाएगा, या यहाँ पर मैं ऐसा कर लेता हूँ Ni पार्टिकल, और यहाँ पर डॉट 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 करके Nn पार्टिकल हो जाएगा। और इसकी एनर्जी जो है वो DE1 है, इसकी एनर्जी DE2 है, ऐसे डॉट 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 DE3, और यहाँ पर एनर्जी इसकी DEI हो गया, और फिर ऐसे। तो टोटल एनर्जी अगर हम इस सिस्टम की निकालें, यानी कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, तो क्या निकल कर आएगा हमारे पास, तो डेल E इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, तो ये निकल कर आएगा। अच्छा एक मिनट, टोटल यहाँ पर एनर्जी के रिस्पेक्ट में ना हो देखकर हम मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में देखें, तो डेल DN1 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर DN2 और DN3 ऐसे कुछ आ जाएगा, और DN यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या कितना बन जाएगा हमारा ये, तो E1 और DN1 प्लस E2 जो सेकेंड सेल की एनर्जी, DN2 और प्लस डॉट डॉट डॉट, और EI और DNI प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे रहेगा। आप इस पूरे जो सिस्टम की एनर्जी आपने निकाला है उसको आप सिग्मा के टर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे आप, कि I की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और N तक जा रही है, और यहाँ पर EI हो जाएगा और DNI हो जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटे, ये पूरे सिस्टम की एनर्जी, एक एक सेल की एनर्जी आप ऐड करना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा ये। और आपको इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान लेना होगा। ये क्या है, DE है, ये क्या है, ये DE, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये फार्मूला में डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, आगे इसका हम डेरिवेशन भी करवा देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम यही करने वाले हैं। क्या है ये, कि फ्रॉम रिलेशन बोल्ट्जमैन
बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल रिलेशन फॉर एंट्रोपी। एंट्रोपी के लिए हम क्या जानते हैं? फ्रॉम रिलेशन बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल रिलेशन फॉर रिलेशन, इस रिलेशन के लिए बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल रिलेशन फॉर एंट्रोपी ये हम जानते हैं। और ये क्या है फार्मूला? F इज इक्वल टू K और लॉग ओम, ये फार्मूला हम जानते हैं। आगे हम इसको प्रूव भी करेंगे बेटे, डोंट वरी, पैनिक मत होइएगा, ये हम प्रूव भी करेंगे। और यहाँ हमने इसलिए लिख दिया कि इस रिलेशन के लिए बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल रिलेशन फॉर द एंट्रोपी ये हमको देखना है। इसको हम एक बार डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। अगर एक बार हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ds इज इक्वल टू K और कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? K और d log ओम, ये मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा हमको। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं इसको? इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दे रहे हैं। S K log E और ओम हो जाएगा। ठीक है, ठीक बेटा, इतना। अब मैं जिस चैप्टर की बार बार बात कर रहा था वो चैप्टर नंबर 3 है, और फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर उस चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 17 है। उसे आप देखेंगे तो आपको एक एक मतलब बारीकियां इस पूरे बीटा पैरामीटर को सॉल्व करने की बारीकियां पता चल जाएंगी कि उसमें हमने बहुत अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टेंट पर कैसे स्टार्निंग फार्मूला लगाएं और कैसे सॉल्व करते करते हम वो फार्मूला ड्राइव किए हैं। हालांकि आप उसको ना भी देखेंगे तो हम यहाँ पर उस चीज़ को बताते हुए चलेंगे कि कैसे यहाँ पर हमने वहाँ पर यूज किया था और यहाँ पर उस टर्म को कैसे उठा कर रख रहे हैं। तो ये फार्मूला तो एक रिलेशन का फार्मूला डायरेक्ट मैंने लिखा है, और आपको अगले वाले लेक्चर में हम इसका प्रूफ भी बताएंगे। हमने क्या किया, बस इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की, और हम यहाँ पर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन लगाएं तो ज़्यादा कुछ ठीक होगा, लेकिन हम ऐसे ही चलने दे रहे हैं। हालांकि ds और k और d यहाँ पर हो गया और log ओमेगा हो गया। और जिस हम लेक्चर नंबर चैप्टर 3 का जिस हम लेक्चर की बात कर रहे हैं वो लेक्चर नंबर 17 है। आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि लेक्चर नंबर 17 है। नाम क्या है उस लेक्चर का? मैं नाम भी लिख दे रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल विथ अ गिवन टोटल एनर्जी into a discrete set of energy state। ये उस लेक्चर का नाम है जो 17 लेक्चर नंबर 17 है, चैप्टर नंबर 3 का है बेटे। ठीक, तो अब यहां पर हम यहां तक आ गए हैं। उसमें देखेंगे आप, हमने इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर रखी है। उस लेक्चर में देखेंगे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओम इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल n। और n है क्या चीज? n क्या है? जो हमने ये सिस्टम माना है उसमें जो n है वो टोटल नंबर ऑफ, क्या है ये? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सिस्टम। उस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है कैपिटल N। अब वो अलग बात है कि हर इस सेल में DN1 है, इसमें DN2 DN3 डॉट 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 है, लेकिन हम पूरे सिस्टम की अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो कैपिटल N है। तो हम उस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 17 है चैप्टर नंबर 3 का, उसमें हमने क्या कैलकुलेट किया है? वो इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेकेंड सेल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, थर्ड सेल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डॉट डॉट डॉट, और ni और डॉट डॉट डॉट, और सबका फैक्टोरियल रहेगा। ये ऐसे, ये सबका फैक्टोरियल रहेगा, ये फैक्टोरियल हो गया ये ऐसे। तो ये हमने ओम की जो वैल्यू है वहां पर कैलकुलेट कर रखी है, मैंने यहां पर डायरेक्ट लिखा है आपको, आपके लिए। अब बेटे क्या करोगे आप? यहां पर
ये वैल्यू उठाओ और यहां पुट कर दो, ds इज इक्वल टू के डी, और ब्रैकेट में हम लिखना चल रहे हैं लॉग, और ओम की जगह पर क्या लिखने वाले हो बेटे, ये पूरी वैल्यू लिखने वाले हो आप, ये पूरी वैल्यू आप लिखने वाले हो, फैक्टोरियल n अपान n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल डॉट 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 ni फैक्टोरियल और प्लस और डॉट 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 ऐसे रहेगा। अब इसको देखकर आपको दिमाग में आ गया होगा कि इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखकर आप दिमाग में आ जाता है कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप बेसिक 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं तो इतना मालूम होना चाहिए। आप तुरंत क्या करो, वी कैन यूज स्टार्लिंग फार्मूला। स्टार्लिंग फार्मूला क्या है? स्टार्लिंग फार्मूला यू नो वेरी वेल। स्टार्लिंग फार्मूला क्या है? तो लॉग फैक्टोरियल एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं बेटे तो ये हो जाता है एक्स लॉग एक्स और माइनस एक्स, ये स्टार्टिंग फार्मूला है, यही है स्टार्टिंग फार्मूला। क्या है बेटे? लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, यही है। तो अब सबसे पहले यहां पर एक फार्मूला और भी लगेगा, यहां पर फार्मूला एक और लगेगा, उसको भी आप याद रखिए। लॉग m बाई एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटे? लॉग m माइनस लॉग n होता है। और इक्वेशन आप बनाते चलिएगा, ये दोनों फार्मूले हम लगाएंगे, ये थोड़ा डेरिवेशन बढ़ा जाएगा तो ये हम मिटा दे रहे हैं। इक्वेशन ये जो मिटा रहा हूं उसको लिख लीजिएगा बेटे। अब क्या करना है हमको, ये फार्मूला पहले यहां लगा लेना है। तो ds इज इक्वल टू के, और d तो रहेगा ब्रैकेट में, हम क्या लिखेंगे? लॉग फैक्टोरियल n माइनस और लॉग कितना हो जाएगा? लॉग हो जाएगा n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल डॉट 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 ni फैक्टोरियल और डॉट डॉट डॉट, और इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। लॉग m बाई लॉग n, यानी लॉग m बाई लॉग n, ये फार्मूला हमने यहां पर यूज कर लिया। अब बेटे यहां पर एक और फार्मूला लगेगा, लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटे? लॉग m प्लस लॉग n। क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n। अब ds इक्वल टू k और d और लॉग n फैक्टोरियल माइनस, यहां पर देखो लॉग m इंटू एन करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं बेटे, लॉग फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल और प्लस लॉग n2 फैक्टोरियल प्लस लॉग n3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, और लॉग कितना हो जाएगा? ni फैक्टोरियल और प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे हो जाएगा ये। और ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज। ये ब्रैकेट के बाहर बेटे ध्यान से आप देख लो, माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये दिख रहा है ना उसको? ठीक है। तो ds इज इक्वल टू के, और d ये बाहर लगा रहेगा, और log n फैक्टोरियल में और log n1 फैक्टोरियल माइनस log n2 फैक्टोरियल माइनस log n3 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 माइनस और log ni फैक्टोरियल, और ये सब भाई मिटा दे रहा हूँ। इक्वेशन आप ध्यान से लिखते रहिएगा, इक्वेशन का काम हमें लगेगा, और प्लस डॉट डॉट डॉट। ये अब मैंने पूरा इसको कवर कर दिया। एक एक स्टेप में सॉल्व करूंगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करूंगा कैलकुलेशन में, क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, और थोड़ी सी भी अगर माइनस प्लस की कहीं पर अगर गलती हो गई तो पूरा का पूरा डेरिवेशन एकदम फंस जाएगा ये। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं।
तो स्टारलिंग फार्मूला लगाएंगे, वी कैन यूज स्टारलिंग फार्मूला। स्टारलिंग फार्मूला क्या है? स्टारलिंग फार्मूला तो लॉग क्या है, फैक्टोरियल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, यही होता है, यहां पर यूज कर लेंगे। तो डी एस इज इक्वल टू के, और बाहर डी है और अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा एन और लॉग एन माइनस एन, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटे, यहां पर हो जाएगा एन वन, कितना हो जाएगा बेटे एन वन, और लॉग कितना हो जाएगा एन वन माइनस एन वन हो जाएगा, यही हो जाएगा माइनस एन वन हो जाएगा। और माइनस होता है और इसके बाहर माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, मैं ऐसे कर लूं माइनस, ये हमने फार्मूला लगा दिया, और माइनस दूसरे वाले पर लगाएंगे तो n2 और log n2 माइनस n2, और यहाँ माइनस n3 और log n3 और माइनस n3 और माइनस डॉट 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 माइनस ni और log ni माइनस ni और माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसे लग जाएगा। हमने क्या किया बेटे, स्टारलिंग फार्मूला हर पर अप्लाई कर दिया, हर एक पर स्टारलिंग फार्मूला अप्लाई कर दिया, स्टारलिंग फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब डी एस इक्वल टू क्या मिलेगा, के डी, और यहां पर एन लॉग एन तो एज इट इज रहेगा माइनस एन, ब्रेकेट ओपन कर लें तो मुझे मिलेगा एन वन लॉग एन वन, और ये प्लस हो जाएगा एन वन माइनस एन टू और लॉग, और एन टू प्लस एन टू हो जाएगा माइनस एन थ्री और लॉग एन थ्री, और ये प्लस एन थ्री हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, और एन आई लॉग एन आई, और ये प्लस एन आई हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमको मिलता चला जाएगा, ये माइनस रहेगा और लास्ट में हमको प्लस मिल जाएगा, इस तरीके से हमको मिलता रहेगा। अब डिफरेंशिएशन वाला टर्म है तो इसको डिफरेंशिएट भी करना होगा हम लोगों को, तो डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ds इज इक्वल टू के, और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा d, और n log n हो जाएगा, n log n हो जाएगा और माइनस dn हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा माइनस। अच्छा एक चीज और बता दें बेटे, ये जो आता जा रहा है, ये जो टर्म आता जा रहा है, इसको थोड़ा सा हम और क्या कर लें, थोड़ा सा अभी एक स्टेप और मत करें डिफरेंशिएशन, एक स्टेप और ना करें, चलो n log n माइनस n, और ये देखो माइनस, ध्यान से देखना, माइनस कॉमन करेंगे और इस स्टेप को क्या लिखेंगे, इस स्टेप को लिखेंगे सिग्मा i इक्वल टू 1 से चल रहा है n तक जा रहा है, और इससे लिख रहे हैं n1, और log n1 1 नहीं लिख रहे हैं, आयत टर्म तक चलेगा आयत, और माइनस ni, ये हम लिख सकते हैं इसको। देखो बेटे ध्यान से देखना इस बात को देखो n1 ये वाला स्टेप ही नहीं मुझे लिखना था, क्योंकि इसी स्टेप को मैं स्टार्ट में कर रहा हूँ, n1 n2 n3 तक जा रहा है, log n1 log n2 log n3, तो ni तक आयत टर्म तक ले रहे हैं, और log ni ले रहे हैं, माइनस n1 ले रहे हैं, और हमने इसको क्या किया है, समेशन में कर दिया है, ये हमने इसको सबको सम कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अब इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा, तो k अब यहाँ पर क्या हो जाएगा d, और n log कैपिटल N यहाँ पर हो जाएगा, और ये डिफरेंशिएशन n का होगा तो कितना हो जाएगा बेटे dn हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये d, और इंटीग्रेशन i इक्वल टू 1 से चलेगा स्मॉल n तक, और ये कितना हो जाएगा ni, और log ni माइनस ni, ये यहां तक चल जाएगा, ये हो जाएगा। हमने d का अंदर मल्टीप्लाई भी करा दिया, तो ये ब्रैकेट का कोई मतलब है नहीं, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। हमने क्या किया, अच्छा ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्यों लगा लेते हैं मैं बता रहा हूं, इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि सब में k का मल्टीप्लाई है बेटे, सब में k का मल्टीप्लाई है, सब में हमारा k का मल्टीप्लाई है। अब अगर हम ds इज इक्वल टू k, और इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से सॉल्व कर लो बेटे, फार्मूला 12th में पढ़ कर आए हो, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन
सॉरी फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन 1/n। देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का फिर से होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल एन हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा और प्लस। अब सेकंड को तो एज इट इज रहने देंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल एन हो जाएगा। ये हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड के फंक्शन का और सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया ये। तो ये मैंने अभी जो लिखा था ये इतना सा इस वाले टर्म का हो गया और माइनस डेल एन का तो ऐसे ही रहने दो, डेल एन ही रहने दो, इसको मत छो, ऐसे ही रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं माइनस, अब यहां पर अंदर लेकर आएंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन होने वाला है वो सिग्मा बाहर ही लगा देंगे और अंदर कितना हो जाएगा, फर्स्ट इसको मान लो और सेकंड इसको मान लो बेटे, तो फर्स्ट एन आई हो जाएगा और सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/ni और फंक्शन का होगा तो कितना हो जाएगा, डेल एन आई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डेल एन आई हो जाएगा। अब सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को एज इट इज मान लो लॉग एन आई और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो डेल एन आई हो गया इसका। तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अभी किसका करना है, अभी किसका करना है, इसका करना है। तो माइनस कितना हो जाएगा, डेल एन आई हो जाएगा। तो ये छोटा मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट यहां से यहां तक का है जिसमें के का मल्टीप्लाई है, ये ब्रैकेट सॉल्व, ये सॉल्व हो गया और ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है बेटे, ये इतना, हाँ इतना हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो n से n कैंसिल हो गया, ये ni से ni कैंसिल हो गया। अब जो कैंसिल होने के बाद बच रहा है उसको आप सॉल्व करो, नीचे देखते हैं। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर मिटाना पड़ेगा बेटे, ऊपर हम मिटा लेते हैं क्योंकि हमारा जो टर्म है वो टर्म थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। कोई मिस्टेक होगा अगर लास्ट में पता चलेगा तो हम उसको डायरेक्ट वहीं पर करेक्ट करेंगे, आपको पूरा सॉल्व करना होगा फिर। अगर मेरे ख्याल से अभी तक तो सब सही चल रहा है, मिला भी लेता हूँ मैं एक बार, इसको मैच करा लेता हूँ। तो ये हो जाएगा, जो जो बच रहा है पहले देख लेते हैं क्या क्या बच रहा है। तो ds इक्वल टू क्या बच रहा है, ds इक्वल टू के ब्रैकेट और इसकी जगह पर डेल एन हो गया है, डेल एन हो गया है और प्लस हो जाएगा प्लस और ये कितना हो जाएगा, डेल एन और लॉग एन, ऐसे लिखते हैं लॉग एन और ये डेल एन और माइनस ये डेल एन ये वाला और माइनस और यहाँ का ये कैंसिल हो गया है तो सिग्मा और ये ब्रैकेट लग रहा है एन आई हो जाएगा, ये एन आई इसकी जगह पर और ये प्लस कितना हो जाएगा प्लस और ये यहाँ से हो जाएगा लॉग एन आई और डेल एन आई और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्या करते हैं, छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट हो जाएगा और माइनस डेल एन आई हो जाएगा और ये मझला ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज। अब आप देखेंगे कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा और डी एस इक्वल टू के और लॉग कैपिटल एन डेल एन और माइनस सिग्मा और एन आई प्लस लॉग एन आई डेल एन आई माइनस डेल एन आई और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करो और यहाँ पर मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट क्लोज करो। अब आप एक बार मिला लेता हूं, इसमें क्या है, डेल एन लॉग एन कहाँ गया ये, हाँ डेल एन हो गया ये और लॉग एन। अच्छा अभी और सॉल्व करने के बाद ही मिल पाएगा क्योंकि मेरा स्टेप कुछ और हो गया है इसमें। चलो एक चीज और हम इसमें यूज कर लेते हैं, तभी उसमें पता चल पाएगा कि मेरा स्टेप किधर से क्या हो रहा है। कांस्टेंट फर्स्ट लगाते हैं, जो कि हमने आपको बताया है कि कांस्टेंट फर्स्ट क्या है। कांस्टेंट फर्स्ट ये था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो n1 था और n2 n3 डॉट 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 जो ni था वो कांस्टेंट था। और जब आप इसको डिफरेंशिएट किए थे तो डेल n1 डेल n2 डेल n3 प्लस डॉट 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 डेल ni ये क्या मिल गया था, जीरो।
यानी कि डेल एन की वैल्यू क्या मिल गई आपको 0। पुट दिस वैल्यू इन दिस अबव इक्वेशन वी विल गेट डी एस इज इक्वल टू के, क्या मिलेगा बेटे लॉग एन और इनटू 0 ये, क्योंकि डेल एन की वैल्यू हमने निकाल ली है 0 माइनस सिग्मा और एन आई ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं ये वाला एन आई माइनस लॉग एन आई और डेल एन आई माइनस डेल एन आई और ये ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और बाहर ये, ठीक है। ये डेल एन आई से डेल एन आई कैंसिल हो गया और नीचे वाला स्टेप ये भी हम लोग मिटा लेते हैं, ये मिटाना तो पड़ेगा ही अब। और स्टेप बेटे ये मैं हटा भी नहीं, पता नहीं आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाए थे कि नहीं ले पाए थे, तो चलो अब तो मिटा ही दिया है। आप इसको लेक्चर नंबर 17 में भी देख लेंगे ना तो कंप्लीट हो जाएगा, वहां भी मैंने कर रखा है इसको। अब आप क्या करेंगे, यहां पर हमने कांस्टेंट लगा दिया तो हमको क्या मिल गया डी एस इक्वल टू के, और क्या मिला हमको ये 0 मिल गई ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हटा देंगे तो माइनस हमको क्या मिला सिग्मा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ माइनस के और सिग्मा, ये माइनस और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस मिलकर इसको प्लस बना देगा, तो के कितना मिलेगा सिग्मा और लॉग एन आई और डेल एन आई, यही हमको मिलेगा। अब मिला लेते हैं कि हमारा स्टेप जो है वो लास्ट वाला जो आया है वही यहाँ भी आया है कि नहीं। डेल एन आई लॉग एन आई और माइनस, यहाँ पर माइनस की गड़बड़ी आ गई है, माइनस आ रहा है हमारे में, माइनस कहीं मिस हो गया है। तो देखो बेटा माइनस कहीं पर इसका हमारा मिस हुआ है। अच्छा ये देखो बेटे माइनस से जब ओपन करेंगे ना, इसको ओपन करेंगे तो ये इसको क्या बना देगा प्लस, ये माइनस है और इस प्लस को माइनस बना देगा और प्लस को माइनस बना देगा, ये वाला माइनस, बाहर तो कहीं माइनस माइनस का झोल नहीं था। अच्छा मैं यहाँ पर आपको एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं यहाँ डायरेक्ट माइनस लगा ले रहा हूँ क्योंकि अब मेरा लास्ट वाला जो आया है लास्ट का ये, वो अगर माइनस नहीं रहेगा तो फिर मेरा गड़बड़ी हो जाएगा, और मैंने मिटा भी दिया है। पूरा कैलकुलेशन करना और फिर से इस वीडियो को रिकॉर्ड करना एक बहुत बड़ा हमारे लिए टास्क हो जाएगा। तो आई होप यू आर अ जीनियस पर्सन, और आप इसको कर लेना कि कहीं माइनस की मिस्टेक हो गई ओपन करने में, ब्रैकेट और ब्रैकेट ओपन करने में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। तो यहां पर मुझे ये मिलेगा रिजल्ट, तो आपको मैं यहां लिख देता हूं कि माइनस इसको करेक्ट करना है, माइनस इसको क्या करना है करेक्ट करना है बेटे कहीं पर, ठीक है। इसको माइनस को करेक्ट कर लेना बेटे कि मेरा माइनस कहां पर गड़बड़ होगा। अच्छा देखो ये देखो मिल गया एन आई, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ये तो प्लस में है ना, हाँ ये मिल गया, ये प्लस में है, ये माइनस में हो गया, ये इससे कैंसिल होगा, ये तो प्लस में है, ये प्लस में है, तो इस प्लस को ओपन होगा तो माइनस में आ ही जाएगा, कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, कोई करेक्शन नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है। थोड़ा सा हम ही यहाँ पर क्या है, बहुत देर से कभी कभी क्या होता है एक ही चीज करते करते तो उसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो जाती है, तो इट इज वेरी वेल, बहुत बढ़िया है, सही है, सब कुछ सही है, कोई करेक्शन नहीं है बेटे। डी एस इक्वल टू माइनस के और सिग्मा लॉग एन आई और डी एन आई, हाँ करेक्ट आ गया है ये। अब हम लोग बात करते हैं वी नो दैट, आगे हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो वी नो दैट द स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है द स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ डायनेमिक्स लिख देते हैं बस, डायनेमिक्स वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है कि एन आई इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस बीटा और कैपिटल ई और आई, ये आपने फार्मूला, और हमने इसको ड्राइव भी करवाया है बाकायदा, इस पर हमने लेक्चर कर रखा है और उस लेक्चर में इसको ड्राइव भी किया है। आप इस चैप्टर में जाएंगे और इस लेक्चर को देखेंगे तो मैंने ये प्रूव भी कर रखा है, ठीक है। एन आई इज इक्वल टू
ni इज इक्वल टू ए ई माइनस बीटा और e टू दी पावर माइनस बीटा ई आई। ये यहां से हो गया। आगे देखते हैं बेटे, यहां पर जो ये ni है ना, अब आपको कुछ करना नहीं, आप बहुत आंसर के करीब आ गए हैं। इस ni की जगह पर, इस वाली क्वेश्चन में जो ni है, इसी की जगह पर आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है, बस और कुछ नहीं करना है, बस यही वैल्यू आपको पुट करनी है। तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के, और ये सिग्मा एज इट इज रहेगा, और क्या हो जाएगा लॉग, और ni की जगह पर क्या रखना है आपको, a e टू द पावर माइनस बीटा और e i रखना है आपको। ये हमने क्या किया बेटे, भ्रमित नहीं होना है, ds एज इट इज रहेगा इक्वल टू एज इट इज रहेगा माइनस के सिग्मा लॉग ni की जगह पर ये वैल्यू रखना है, जो स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में ये हमने ड्राइव करवाया है, वहीं से उठाकर ये वैल्यू ni की जगह पर पुट करना है हमको, बस और कुछ नहीं करना है, और डेल ni हो जाएगा। बेटे अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा होगा तो वहां पर मैंने प्रॉपर लेक्चर कर रखा है, अब मैं उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप जाके इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो मैंने ये कर दिया यहां से, इतना हो गया ये। अब इसी को सॉल्व करो, और यहाँ पर देखो log m, इसको क्या करो, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि log m इंटू n का फार्मूला लगा दो। तो log m इंटू n का फार्मूला लगाएंगे तो डेल s इक्वल टू माइनस के सिग्मा, और क्या हो जाएगा log a प्लस कितना हो जाएगा log e टू द पावर माइनस बीटा और e i, ये यहां पर हो जाएगा, और इंटू डेल क्या हो जाएगा, डेल ni हो जाएगा बेटे। log m, ये m है, a जो है ना वो m है, और e जो है वो log n है, और log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n होता है। बेटे यहां से आगे क्या सॉल्व होकर आएगा, आगे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, क्या आएगा आगे सॉल्व होकर, डेल s इक्वल टू माइनस के और सिग्मा, और कितना हो जाएगा ये log a हो जाएगा, और प्लस, हाँ एक फार्मूला मैं भूल गया, यहां पर लिख देता हूं, log m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है n log m होता है बेटा, कितना होता है n log m होता है। तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस, और log m की पावर n है तो प्लस ना होकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि बीटा और e टू द पावर e और i ये बाहर आ जाएगा, सामने आ जाएगा, और log क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, और डेल ni हो जाएगा। एक और फार्मूला आपको लिख देता हूं बेटे, इसमें आप लोग सोच रहे होंगे बड़ा फार्मूला है, इतना फार्मूला कैसे याद करेंगे, तो फार्मूले हैं बेटे, आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो log ये जो e होता है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये भी आप याद रखना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस के और सिग्मा, और log a तो है ही, और माइनस बीटा और e i, और इसकी पूरी की वैल्यू log e की वैल्यू 1 हो गई, और यहां पर ये डेल ni हो जाएगा। डेल s इज इक्वल टू, डेल s इज इक्वल टू माइनस के और सिग्मा, और यहां पर देखें तो मल्टीप्लाई करा लें, इसका क्या कर लें हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो माइनस के लॉग ए, के लॉग ए, और डेल एन आई माइनस, और ये माइनस माइनस के अंदर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और बीटा और के और ई आई और एन आई हो जाएगा बेटे। यहां पर log a भी कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर कर लो, माइनस के और log a हो जाएगा, और सिग्मा डेल एन आई हो जाएगा, डेल एन आई और प्लस बीटा के और ई आई और डेल एन आई हो जाएगा। अब आपको बता दे बेटे, सिग्मा इसमें भी लगेगा, सिग्मा यहाँ भी लगेगा, सिग्मा यहाँ भी लगेगा, डेल एन आई, सिग्मा का भी तो हम ओपन कर रहे हैं ना, तो सिग्मा यहाँ भी लगेगा, ये सिग्मा हो गया मेरा। अब आपको देखना है कि कैसे वैल्यू आप अरेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट से एक चीज और आपको बता दें आपको कि सिग्मा डेल एन आई इज इक्वल टू ये 0 होता है, ये भी फार्मूला आपको मैंने बता रखा है। तो डेल एन आई 0 होता है, और सिंस जहां से सिग्मा एन आई इज इक्वल टू जो निकल कर आएगा वो कैपिटल एन निकल कर आता है, और वो कांस्टेंट होता है, ये दिख रहा है आपको कांस्टेंट, हाँ ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है बेटे। यानी कि इसी एन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिल जाता है, और समेशन के टर्म में ऐसा मिल जाता है।
अब आप क्या करने वाले हो, इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई, इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको, जीरो मिल गई, इसकी वैल्यू जीरो मिल गई आपको। मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं सिग्मा ई आई और डेल एन आई, लेकिन इसकी वैल्यू जीरो नहीं मिल रही है अभी आपको, इसको मत लिखना अभी आप, ठीक है बेटे इसको। तो यहां पर डेल और ये एस हो जाएगा और माइनस के लॉग ए, और इसकी वैल्यू जीरो मिल गई, और प्लस ये बीटा हो जाएगा, के हो जाएगा, और सिग्मा ई आई और डेल एन आई हो जाएगा। और ये डी मैं लिख रहा था और यहां से डी मेरा, चलो अच्छा, डेल एस इक्वल टू और के और लॉग, ये जीरो हो गया, ये टर्म पूरा जीरो हो गया है, ये बीटा बचा हुआ है, के बचा हुआ है बेटे, और ये सिग्मा हो गया, और ई आई, ये ई आई और डेल एन आई हो गया है। चलो इतना हमको मिल गया है। अब इसी को हमें थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है, इसी को थोड़ा सा हमें और एक्सप्लोर करना है। हम जानते हैं कि डेल ई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल ई इज इक्वल टू सिग्मा ई आई डेल एन आई, जो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है। ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट आप देखो अपनी बुक में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको हमने बनवाया था। इक्वेशन फर्स्ट सबसे पहले ही जहां पर हमने ये करवाया था, कांस्टेंट लगाया था, कांस्टेंट लगवाया था, तो कांस्टेंट में लिखवाया था एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, यही हमने लिखवाया था, डी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है और एन तक जा रहा है, यही हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको लिखवाया था। इस इक्वेशन में ध्यान से देखें तो हमें क्या मिलने वाला है कि डी, यहां से देखें डी ई, और डी ई में डी ई इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, सिग्मा ई आई और डेल एन आई, ये मिलने वाला है। और डी एस इक्वल टू अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, डी एस इक्वल टू क्या कैलकुलेट किया, डी एस इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया के बीटा, और अभी हमने ध्यान से देखना बेटा, डी एस इक्वल टू, ये डी एस इक्वल टू हमने क्या कैलकुलेट किया, बीटा के और सिग्मा ई आई डी एन आई। अब आप देखो जरा, इतने की वैल्यू तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही कैलकुलेट कर लिया था, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में, तो इतने की जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटे, इतने की जगह पर हम लिख सकते हैं डी ई, क्या लिख सकते हैं, डी ई। ये मत सोचेगा कि हाँ आई इक्वल टू 1 नहीं लिखा है और एन नहीं लिखा है तो ये नहीं होगा, वो मैंने शॉर्टकट में करने के चक्कर में हाँ आई इक्वल टू 1 से एन नहीं लिखा है, वो आप इतना समझदार हैं कि इसको समझ जाएंगे कि यहाँ इसका मतलब यही होता है। तो आप इसकी वैल्यू डी ई कैलकुलेट किया है, तो इस वाले इक्वेशन में इसकी यहाँ पर पुट कर दें, तो डी एस इक्वल टू बीटा के, और ये कितना हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे, डी ई हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि डी एस है क्या चीज, डी एस क्या चीज है, तो डी एस इक्वल टू आपको पता है, आपको पीछे भी मैंने करवाया था, एक जगह पर करवाया था एंट्रोपी का फार्मूला, एंट्रोपी का फार्मूला मैंने क्या करवाया था, डी एस इक्वल टू डी ई, क्या करवाया था बेटा हमने, डी ई अपॉन डी टी करवाया था, केवल टी करवाया था। ये फार्मूला यहां रख दीजिए आप, ये फार्मूला जब आप यहां रखेंगे कि डी ई अपॉन टी और इक्वल टू के बीटा इंटू डी ई, तो आप पाएंगे कि डी ई से डी ई कैंसिल हो गया, डी ई से डी ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया बेटे, और आपको क्या मिला, आपको मिला 1 अपॉन टी इज इक्वल टू के बीटा, क्या मिला, 1 अपॉन टी इज इक्वल टू के बीटा मिला। और आप क्या देखेंगे आगे, आप देखेंगे कि बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी, क्या मिला, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी, और यही के यहाँ पर के बी है जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी जो है वो क्या है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। हमने कहा था आपको कि बीटा पैरामीटर की जो वैल्यू है वो आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और ये सॉल्व होकर आ गया, जो कितना आया है, बीटा इज इक्वल टू क्या आया है, के टी आया है। इसका मैं थोड़ा सा रिजल्ट भी आपको लिखकर बता रहा हूं। तो बेटे हम लोगों ने क्या प्रूव किया, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के बी टी, और यहां पर आपको ये पता है के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और के बी इक्वल टू आर बाई एन भी होता है, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये अवोगाड्रो नंबर। यहां पर और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको रिप्रेजेंट कर दूं, लिख कर कैसे जानेंगे, के इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
नहीं सॉरी, के इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, हाँ के एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। दस माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर टेम्परेचर टी इज द रिलेटेड टू द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। कह रहा है कि अतः हम ये चीज जान गए कि माइक्रोस्कोपिक जो पैरामीटर है टेम्परेचर टी रिलेटेड, उसका रिलेशन किसके साथ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ कैसा है, वो इस तरीके से उसका रिलेशन है। कह रहा है इक्वलिटी ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द टू सिस्टम इन द थर्मल कॉन्टैक्ट। कह रहा है थर्मल कॉन्टैक्ट में दो सिस्टम के बीच में जो इक्वलिटी होती है टेम्परेचर की, उसका यह मतलब है, मीन्स द इक्वलिटी ऑफ द, उसका ये मतलब है कि ऑफ द बीटा पैरामीटर ऑफ द टू सिस्टम, उन दोनों सिस्टम के बीटा पैरामीटर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर किसी भी चीज में कोई भी दो सिस्टम है और उन दोनों सिस्टम को थर्मली अगर कांटेक्ट में रखा गया, अगर वो थर्मली कांटेक्ट में रखा गया और उनके दोनों सिस्टम के टेम्परेचर सेम आ गए, तो इसका ये मतलब है कि उन दोनों सिस्टम के में जो बीटा पैरामीटर है वो सेम आया हुआ है। वही बीटा पैरामीटर बताता है कि जब दो सिस्टम को थर्मली कांटेक्ट में रखा जाता है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हाउ टू अचीव, कैसे अचीव किया जाता है। इसका यह मतलब हुआ कि एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है और दोनों सिस्टम को थर्मली कांटेक्ट में रखा गया, तो अगर उनका टेम्परेचर सेम हो गया तो इसका यही मतलब है कि उन दोनों सिस्टम का बीटा पैरामीटर भी सेम हो गया होगा। ठीक बेटे, तो इस हेडिंग का पूरा हमने आपको एक्सप्लेनेशन बताया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जाकर और भी इस तरीके की वीडियो को पाने के लिए या देखने के लिए अपने टॉपिक से रिलेटेड आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उन सारे लेक्चर्स में जो इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है उनका लिंक दे दूंगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।